नवाल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर आयला ने धीरे से दरवाज़ा बचाते हाथ में पकड़े दो बैग्स में से एक बैग राइत के हाथ में थमा दिया, जिस पर राइत ने उसे घूर कर देखा, जिसका असर लिए बगैर वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब देखने लगी। भाभी आप। नवाल ने दरवाज़ा खोला तो आयला को देखती खुशी से कहती कहती उसके साथ खड़े राइत को देखती। उसकी आवाज़ जैसे खो सी गई थी। जिंदगी में पहली बार राइत को अपने दरवाजे पर ऐसे खड़ा देखकर नवाल उलझ गई थी। राइट तो कभी गलती से भी उधर नहीं आता था, मगर आज यहाँ कैसे? हमें अंदर नहीं बुलाओगी? उसके सकते की हालत में खड़े देखकर उसको आयला ने मुंह बनाए पूछा तो वो जैसे होश में आई। आए ना। उसने जल्दी से साइड पर होते उन्हें अंदर आने की जगह दी थी। कोई काम था आप लोगों को मुझसे? नवाल उनके सामने खड़ी होती उंगलियां मरोड़ने लगी। उसके पूछने पर आयला ने राइट को देखते गिफ्ट देने का इशारा किया, जिस पर राइट गहरी सांस भरता खुद को कंपोज करने लगा। ये लो। राइट ने उसकी जानिब बैग बढ़ाया, जैसे जिसे उसने नासमझी से थाम लिया। तुम्हारे लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। और यहाँ राइट के मुंह से हमारी सुनकर नवाल को हैरत का झटका लगा। क्या उसने ठीक सुना था? राइट जो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, आज उसे खुद गिफ्ट दे रहा था। ये एक झटके से कम नहीं था उसके लिए। क्या ये वाकई आप मेरे लिए लाए हैं? उसने बेयकीनी से तस्दीक चाही। उसे याद था कैसे पहले ही दिन राइट ने उनके साथ आयला को बैठकर खाना भी खाने नहीं दिया था, और आज उसके साथ मिलकर उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। हाँ, राइट धीरे से मुस्कुराया तो पहली बार उसे मुस्कुराते देख नवाल की आंखें फटी। उसे मुंह खोले और आंखें फाड़े देखकर राइट और आयला ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, और फिर राइट ने आगे बढ़ते धीरे से उसके सर पर हाथ लगाया। अपने भाई को माफ़ कर देना गुड़िया। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, तुम्हारा हक मारा, तुम्हें कभी एक भाई का प्यार ही नहीं दिया, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। दूसरों की गलतियों की वजह से मामा और तुम्हें सज़ा देता रहा। तुम लोगों के साथ अपना रवैया बहुत ही बुरा रखा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राइट ने बहुत ही मोहब्बत से उससे माजरत की तो तो खुशी से नवाल की आंखों से आंसू बह निकले। बेसाख्ता उसने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया था उस वक्त। उसके एक भाई को तो उसका ख्याल आखिर आ ही गया था। उसके एक भाई को तो याद आया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बिला वजह उसे पीस रहा था। लेकिन अब उसके लिए यही काफ़ी था कि उसका भाई खुद उससे माफ़ी मांगने आया था। नवाल, तुम्हारी खामोशी से मैं क्या समझूं कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? राइद उसे सर झुकाए रोते देखकर थोड़ा सा झिझक कर उसके चेहरे को देखते बोला, तो वो भीगा चेहरा उठाती मुंह बिसोरे नफ़ी में सर हिला गई। चलें जी। नवाल ने ना में सर हिलाकर कह दिया कि उसने आपको माफ़ नहीं किया। आयला अपनी मुस्कुराहट दबाती संजीदगी से बोली तो नवाल फौरन बोल उठी, नहीं ऐसी बात नहीं है, भाई को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बस इनसे थोड़ी सी नाराज़ थी, उदास थी, मगर अब इन्होंने खुद से आकर पहल करके मुझे मना लिया है तो मैं बहुत खुश हूँ। वो जल्दी से आंसू साफ करती मुस्कुराकर बोली तो आगे बढ़ते आयला ने उसे कस के गले लगाया। अब भाई के आगे हमें नहीं भूल जाना। आयला ने आंखें छोटी किए घूर कर बावर कराया तो कमरा उन दोनों बहन भाइयों की हंसी से गूंज उठा। अच्छा अब हम चलते हैं, अभी हमें मामा को भी गिफ्ट देने जाना है। आयला ने इजाज़त चाही। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। उस कमरे में मौजूद वो शख्स है जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए हम मामा को यहीं बुला लेते हैं। राइद हाथ कमर पर बांधे खड़ा संजीदी से बोला तो आयला ने समझते हुए हाँ में सर हिला। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। नवाल जल्दी से कहती खुशी से चहकती हुई कमरे से बाहर भागी। चंद ही मिनटों में नवाल नूर बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। आपने मुझे बुलाया था बेटा? नूर बेगम खुशगवार हैरत से बोली तो राइद उनका हाथ पकड़ते उन्हें बेड पर बिठाता खुद उनके कदमों में जा बैठा तो नूर बेगम चौंकी, जबकि नवाल और आयला एक तरफ खड़ी नम मुस्कुराती नज़रों से उन्हें देख रही थी। अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हो बेटा, खड़े हो वहाँ से। नूर बेगम ने उसे कंधों से थाम कर अपने कदमों से उठाना चाहा। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके कदमों में बैठे, मगर राइद ना उठा, बल्कि उनका कंधे पर धरा हाथ अपने हाथ में लेता उस पर सर टिकाए रो दिया। तो नूर बेगम एकदम परेशान हुई। नूर बेगम के साथ बैठते उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ उसके पास हो। उनके हाथों का लम्स उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसा लगा। उनका बेटा पुकारना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसकी माँ पुकार रही हो उसे। बरसों जिस माँ को याद करते वो रोता था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास वापस आ गई हो। एक सुकून सा उतर रहा था राइद के अंदर। राइद रो क्यों रही हो बेटा? वो उसके सर पर हाथ फेरती प्यार से पूछने लगी तो वो सर उठाए अपनी आंखें साफ कर गया।
मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह आपसे माफ़ी मांगूं। मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया है। मैं हमेशा समझता था कि आप मेरी मामा की जगह लेने आई हैं, मगर मैं गलत था। कोई किसी की जगह कभी ले ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जैसे बेहिस होकर रह गया था, मैं बिल्कुल बेमुरवत बन गया था। मैं आपसे आपसे कितनी बार बदतमीज़ी भी की, मगर आपने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा, बिल्कुल, बल्कि उल्टा हमेशा मुझसे प्यार ही किया। मैं ही बस पागल था जो अपने बाप का गुस्सा आप लोगों पर उतारता रहा। वो भारी आवाज़ में सर झुकाए शर्मिंदा लहजे में माफ़ी मांग रहा था। नूर बेगम तो पहली बार उसके मुंह से मामा सुनकर जैसे जी उठी थी। उन्हें बहुत खुशी थी कि राइद ने उन्हें अपना लिया है। उनकी ममता जो अपने बेटों को गले से लगाने के लिए तड़पती थी, उसे राइद ने सुकून बख्श दिया था। नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप उस वक्त बहुत छोटे थे और कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ की जगह कभी किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर बचपन से ही उसके दिल में एक अलग जगह, एक नफरत सी बैठ जाती है। आपके साथ भी यही हुआ था, मगर आपको अब एहसास हो गया है। मेरे लिए यही बहुत है। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नूर बेगम नम आंखों से उसे देखती शफकत से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। शायद मुझे यह एहसास कभी ना होता अगर आपकी बहू मेरे कान खींच के मुझे एहसास ना दिलाती। मैं इतने सालों से किसी बेगुनाह को बिला वजह सजा दे रहा हूँ। अगर ये ना होती तो मुझे कभी एहसास ना होता कि मैं किसी मासूम का दिल दुखा रहा हूँ। राइद मोहब्बत से आयला को देखते बोला तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। थैंक यू बेटा, मेरे खोए हुए बेटे को ढूंढ कर कान से खींच कर मेरे पास लाने के लिए। नूर बेगम शरारत से राइद के कंधे पर हल्की सी चपत लगा गई। आयला को देखते हुए वो बोली तो वो भी हंस दी। राइद ने भी मुस्कुराते हुए बारी बारी उनके झुर्रियों वाले हाथों को अकीदत से चूमा। मामा, मैं भी हूँ। अपनी माँ को प्यार से ममता भरे अंदाज में राइद के माथे पर बोसा देते देख नवाल मुंह बनाते बोली, तुम कौन हो भाई? नूर बेगम के कहने से पहले राइद ने मसनूई हैरत से पूछा तो नवाल का मुंह खुला। भाई, आपको मेरी तरफ होना चाहिए था। नवाल ने बच्चों की तरह मुंह बनाया तो राइद हंस दिया। मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहूंगा। राइद ने हाथ के इशारे से उसको अपनी जानिब बुलाया तो वो भागती हुई आकर अपनी माँ के साथ बैठती उसके कंधे पर सर रख गई। उन तीनों के चेहरों पर बरसों बाद इतनी खुशी दिख रही थी। तीनों के चेहरे जैसे खिले हुए थे। आयला बेटा, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ हमारे पास। नूर बेगम ने उसे खड़ा देखते बोली तो वो उनकी दूसरी जानिब आ बैठी। ये आपके लिए। आयला ने उसकी जानिब बैग बढ़ाया तो वो उसे हाथ से थामता अपनी माँ को देखने लगा। बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? आज तुमने जो तोहफा मुझे दिया है ना, मेरे लिए वही बहुत था। वो बैग लेती आसूदा मुस्कुराहट सजाए बोली तो वो एक बार फिर उनके हाथ चूम गया। राइद ने तशक्कुर से आयला की जानिब देखा, जिस पर आयला मुस्कुराते हुए हल्के से सर को खम दे गई। रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं, ये राइद को आज पता चल रहा था। एक उम्र तो उसने अकेले गुजारी थी, मगर अब वो पहले अपने अल्लाह का शुक्रगुजार था कि उसने आयला जैसी नेक और सुलझी हुई समझदार हमसफ़र उसे दी। और फिर आयला का, जिसने उसे सही गलत में फ़र्क करना सिखाया, जिसने उसके रिश्ते उसे दिए थे, वो रिश्ते जिनके लिए वो एक अरसा रोया था। मगर अब जैसे सब ठीक होता जा रहा था, मगर इस ठीक में भी अभी कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनका ठीक होना बाकी था। कमरे में दाखिल होते ही राइद आयला के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे उसे बेड पर बिठाते खुद उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। थैंक यू सो मच जाना, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बिखरे हुए रिश्ते मिल गए। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरी बहन और माँ वापस मिल गई। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे लोगों की अहमियत और एहसास ना दिलाती, तो सही गलत ना बताती, तो मैं शायद हमेशा इन लोगों के लिए दिल ही दुखाता रहता उनका। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे सुधारा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइद उसके हाथ चूमते उसके दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख गया। आयला मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी कम नहीं हो रही थी। राइद को खुश और मुतमईन देख आयला अंदर तक सरशार हुई थी। उसके हाथ अपनी आंखों से हटाकर राइद ने उसकी जानिब देखा, जो उसे मुस्कुराती नज़रों से तक रही थी। उसकी गोद से सर हिलाते वो अपने साथ लिटाते खुद उसकी तरफ आया। आज मेरा इश्क आखिरी हद तक पहुंच चुका है। मेरे लिए कोई इतना ज़रूरी होगा ये मैंने कभी सोचा भी ना था। वो उसके माथे पर लब रखता गंभीरता से गोया हुआ तो वो शर्मो हया से अपनी सुरमई सर अंगेज आंखें पलकों का पर्दा गिराकर झुका गई, जिसे देखते ही राइद बेखुद होने लगा। तुम मेरी सांसें बन चुकी हो जाना, तुम्हारे बगैर राइद खान मर जाएगा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। न जाने वो किस जज्ब के तहत ये बात कर रहा था। आयला ने पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहां उसे खोने का डर था। शायद हर महबूब को होता है अपने प्यार को खोने का डर, और यही डर राइद को भी था। हम आपको छोड़कर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम आपकी सांसें हैं, वैसे आप भी हमारी ज़िंदगी हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी खुद से ज़्यादा अजीज़ है। वो उसके वजीद चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामे उसके माथे पर अपने कांपते लब रख गए तो राइद की मुस्कुराहट गहरी हुई।
मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे मेरी खुशियाँ वापस लौटाने का बेहद शुक्रिया। अपने तृष्णा लब बारी-बारी उसकी आँखों पर रख वो उसका चेहरा गुलानारी कर गया। मुझे दोबारा ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़्ब के आलम में सरगोशी करता वो उसके नर्म रुई जैसे गालों पर लब रखता शिद्दत से अपना लम्स छोड़ गया, जिस पर आयला शर्म से सिमटती उसके सीने में अपना आप छुपाने लगी। मेरी बेरौनक ज़िंदगी को रंगों से भरने का शुक्रिया, मदहोश लहजे में कहता वो उसकी तरफ झुका, जिस पर आयला आंखें बंद करती सुकून से खुद को उसके हवाले कर गई। नूर बेगम नवाल के पास से अभी उठकर गई थी। वो दोनों काफ़ी देर तक बैठी बातें करती रही थी, एक दूसरे के गिफ्ट्स देखती खुशी से झूम उठी थी। राइत की इस खुशगवार तब्दीली ने जैसे उन्हें तरोताज़ा कर दिया था। एक तरफ बेटे का प्यार तो दूसरी तरफ भाई से मिली इज्जत मोहब्बत पर बेटी की चमकती आंखें देखकर जैसे उनकी आधी टेंशन ही दूर हो गई थी। अब उन्हें नवाल की तरफ से भी बेफिक्री हो गई थी, क्योंकि अब कोई था जो उनकी ढाल बनता। वरना तो राब खान तो नवाल को किसी के भी साथ ब्याह देते, लेकिन अब राइद उनके साथ था तो उन्हें यकीन था कि ज़रूर अमल के लिए ऐसा लड़का ढूंढेगा वो जो उसे प्यार दे और उसकी इज्जत करे। उन्हें यकीन था कि वो कभी भी अपने बाप की तरफ से बस सर से बोझ उतारने का काम नहीं करेगा। नूर बेगम के जाने के बाद नवाल अच्छे से कमरा लॉक करती राइत का दिया ब्रेसलेट पहनकर उसकी तस्वीरें लेकर हसाम को भेज चुकी थी। अभी तस्वीरें भेजे 5 मिनट ही हुए थे कि हसाम की कॉल आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। ब्रेसलेट कैसा था? उसने कॉल रिसीव करते जोश से पूछा। तुमने ब्रेसलेट भी पहना हुआ था? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हाथ देख रहा था, हसाम झोंकी से बोला। तो नवाल ने अपना माथा पीटा। उफ हसाम, कभी तो अपनी ये रोमानवी बातें छोड़कर सीधी तरह जवाब दे दिया करें। उसकी खफकी भरी आवाज़ पर हसाम बमुश्किल अपना कहकहा रोक पाया था। अच्छा सॉरी, बहुत अच्छा था। किसने दिया? यकीनन आंटी ने ही दिया होगा। हसाम ने सॉरी कहते साथ ही खुद ही सवाल पूछते खुद ही जवाब भी दे दिया। नहीं राइट, भाई ने दिया है। नवाल ब्रेसलेट को चूमती खुशी से बोली तो दूसरी तरफ मौजूद हसाम को झटका लगा। हैं, क्या बोल रही हो? उसकी हैरत में डूबी आवाज़ आई। राइद, अकड़ू शख्स, और गिफ्ट वो भी नवाल को, ये मानना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो क्यों नहीं दे सकते? माशाल्लाह से मेरे भाई बिजनेस टाइकन है। नवाल ने फखर से गर्दन अकड़ा कर कहा। अरे भाई की बहन, मेरा मतलब है वो तो तुम लोगों से बात ही नहीं करता, तो फिर ये तोहफा कैसे दिया उसने तुम्हें? हसाम ने तहम्मुल से पूछा तो वो जैसे उसका मतलब समझती सर ऐसे हिला गई जैसे वो उसके सामने बैठा दिख रहा उसे। आज भाई हमसे सॉरी करने आए थे। भाई को लगा कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया कि वो बाबा की गलती की सज़ा किसी बेगुनाह को दे रहे हैं, इसलिए वो मेरे और मामा के लिए ना सिर्फ गिफ्ट्स लाए बल्कि अपने पिछले रवैये की हमसे सॉरी भी की। उसकी पुरमुसर्रत आवाज़ सुनते हसाम भी मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज़ से उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हसाम, आज मेरी आधी दुआएं पूरी हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मगर, वो कहते कहते रुकी। मगर क्या? हसाम ने नरमी से दोहराया तो उसने एक गहरा सांस भरा। मेरी दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ने राइद भाई का दिल हमारी तरफ फेर दिया है, वैसे ही वो बाबा और जुजलान भाई का दिल भी हमारी तरफ कर दे। वो भी मुझे और मामा के साथ प्यार और इज्जत से पेश आए। बाबा मेरे लाड उठाएं, जुजलान भाई मुझे तंग करें और हम तीनों बहन भाई मिलकर खूब मस्ती करें। न जाने वो दिन कब आएगा जब बाबा और जुजलान भाई को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा और हम सब इकट्ठे होंगे। धीमे लहजे में वो हसरत से बोली। वो अब भी खुश थी, बहुत खुश, और होती भी क्यों ना। जिस प्यार के लिए वो इतने साल तड़पी थी, आखिर वो उसे नसीब हो ही गया था। मगर फिर भी एक खलीज बाकी थी दिल में। एक और भाई और बाप, खासकर बाप के रवैये से औलाद का बहुत दिल दुखता है। और वो तो फिर नवाल को कुछ भी कहने से पहले सोचती ही नहीं थी, सोचते ही नहीं थे। वो ऐसे ऐसे तेज चिल्लाते थे कि नवाल का दिल बुरी तरह से जख्मी हो जाता। मगर फिर भी वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे भी बाप का प्यार ज़रूर नसीब होगा। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आज राइत को एहसास हुआ है, कल को जुजलान और अंकल को भी हो जाएगा, मगर उसमें वक्त लगेगा और तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हसाम ने उसे तसल्ली दी, मगर वो ये नहीं जानता था कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सुधरते हैं और उन लोगों में उसके बाप और भाई का शुमार नहीं होता। वो लोग अब सुधरेंगे या नहीं ये तो वक्त नहीं बताना था। नवाल ने ठंडी सांस खारिज की। वैसे अब तो हमारे मिलने का रास्ता आसान हो गया। राइट तुम्हारी तरफ है तो तुम उससे कहोगी तो वो अपनी बहन की मोहब्बत ज़रूर उसे दिलाएगा। हसाम ने शोखी से बात बदली। हसाम, आप भूल रहे हैं कि हमारे ख़ानदान के बीच में दुश्मनी है और ये ख़ानदान राइद भाई का भी है। नवाल ने जैसे उसे याद दिलाना चाहा, जिस पर हसाम बुरा सा मुंह बना गया।
यार, तुम मुझे बार बार उस दुश्मनी का याद दिला देती हो। वो सालों पहले हमारे बड़ों के बीच में थी, हमारा उससे क्या लेना देना। वो चिढ़कर बोला तो नवाल हंस दी। जनाब, हमारे बड़े अभी मौजूद हैं। इतनी आसानी से ना ही ये दुश्मनी भुलाई जाएगी और ना ही इतनी आसानी से हमें कोई मिलने देगा। वो उसके इल्म में इजाफा करती तकिए पे कोहनी टिकाए उल्टी लेटी। फिर भी तुम राइट से बात ज़रूर करना। हसाम ने जोर दिया। नहीं, मैं मामा से बात करूंगी, वो भाई से बात कर लेंगी, मगर अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। नवाल के कहने पर वो ओके कह गया। उनके बीच में ऐसे ही छोटी मोटी बातें, हंसी मजाक चलता रहा। दोनों ही अपनी शादी की प्लानिंग में मसरूफ थे, मगर वो लोग जितना उससे आसान तरह से प्लान कर रहे थे, नहीं जानते थे कि उतना ही ये सब मुश्किल होने वाला है उनके लिए। रात के 4 बज रहे थे जब वो फार्म हाउस से वापस आया था। चाल में अब भी थोड़ी लड़खड़ाहट थी, आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। धार से दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुआ तो तवक्को के बरक्स अमल आज बेड पर सो रही थी, जिसे देखते जुजलान को एक झटका लगा। वो तो हमेशा सोफे पर सोती थी और जुजलान रोज़ उससे लड़ झगड़ कर उसे बेबस करके बेड पर सोलाता था, मगर आज वो तो पहले ही बेड पर सो रही थी। ये बात उसे समझ नहीं आई। अपनी कमीज उतारकर सोफे पर फेंकते जानबूझकर बेड पर धप करके लेटा ताकि एमल की नींद खराब हो जाए, मगर एमल तो इतनी सी भी हरकत नहीं कर रही थी, जिस पर जुजलान खासा हैरान हुआ। उसने फिर से उसे तंग करने की खातिर कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया, मगर फिर भी एमल की नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं मरवर तो नहीं गई। उसने बुड़बुड़ाते हुए उसकी नाक के नीचे हाथ रखा, मगर उसकी सांसें तो नॉर्मल चल रही थी, मगर फिर वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही थी। शायद गहरी नींद में थी। कुछ देर उसकी पुश्त को घूरते रहने के बाद सर झटकते वो करवट बदल गया। दिन भर अय्याशी करके वो बहुत थक गया था। नींद से आंखें भारी हो रही थीं, जिस वजह से वो जल्दी सो गया। कमरे की खामोश फिजा में जुजलान की तेज सांसों की आवाज़ महसूस करते एमल ने थोड़ी सी आंखें खोलकर हल्की सी गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो उसकी जानिब पुश किए सो रहा था, और फिर वापस नामहसूस अंदाज में गर्दन ठीक करती गहरी मुस्कुराहट लिए आंखें मूंद गई। एमल कभी भी गहरी नींद में नहीं सोई थी। उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि वो आहट पर भी उठ जाती थी, और अब वो काफ़ी देर से उठी हुई थी, मगर जुजलान के सामने सोती बनी रही। वो जानती थी वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसे तंग करने के लिए कर रहा है, उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, मगर उसने आज उसे कोई मौका ही नहीं दिया था, जिसका नतीजा यही निकलता था कि वो खुद ही पीछे हट गया। अब उसे यही करना था, हर वो काम करना था जो जुजलान चाहता था।